हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अब नया महीना लग गया है अगस्त। आज तारीख है 1 अगस्त, ठीक है। अब नए नए जो अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं उनकी चर्चाएं ज्यादा हो रही है। अभी जो 3 बड़े अपकमिंग आईपीओ हैं तो उनकी हम चर्चा करेंगे। उनको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जैसे जो जेप्टो आईपीओ है वो क्या है कि अगस्त महीने, इसी महीने के अंदर आने वाला था। बट अब इस आईपीओ को लेकर नई खबर सामने आई है कि ये आईपीओ कैंसिल हो सकता है या और डिले हो सकता है। तो क्यों हो सकता है उसका रीजन जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और जो एनएससी आईपीओ है वो आईपीओ अब अगले महीने मतलब सितंबर महीने के अंदर आ सकता है। तो उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। और जियो टेलीकॉम आईपीओ को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि उन्होंने डीआरएसपी फाइल किए हुए लगभग 1.5 महीना हो गया है। तो अब क्या नया अपडेट सामने आया है उसके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर क्या है कि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहती है कोई भी आईपीओ वगैरह से रिलेटेड। तो क्या कि ज्वाइन किया हुआ होगा तो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, कोई भी अपडेट वगैरह मिस नहीं होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। और लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स हैं, तो लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। और वीडियो के अंदर कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। तो सबसे पहले बात करें जेप्टो आईपीओ की। तो देखिए जेप्टो आईपीओ जो है इसको लेकर इसकी डीआरएसपी वगैरह सब अप्रूवल वगैरह सब चीज हो गई थी, ठीक है। इश्यू साइज भी डिसाइड हो गया था कि भाई, ये भी डिसाइड हो गया था कि मार्केट में न्यूज आ रही थी अगस्त महीने के अंदर, मतलब इसी महीने के अंदर ये आईपीओ आ सकता है। और ये आईपीओ का जो इश्यू साइज होने वाला था लगभग लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास। और ये जल्दी मतलब जो कहें ना बहुत इंस्टेंट या फास्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी। यूनिकॉर्न कंपनी आप जानते होंगे जिसकी वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन के आसपास हो जाती है। तो ये फटाफट से सब कुछ हुआ आईपीओ वगैरह। अब ये आईपीओ क्या है कि डिले कर रहे हैं या मतलब कैंसिल होने की कगार पर आ गया है। तो उसका बड़ा रीजन क्या है, तो देखिए मार्केट में जो भी न्यूज अभी चल रही है कि भाई जेप्टो ने अभी तक आईपीओ अपना टाल दिया है। तो पहले ही आईपीओ लेकर आने वाले, उससे पहले ये जो प्री आईपीओ फंडिंग होती है, मतलब आईपीओ से पहले कोई फंडिंग वगैरह जुटाते हैं, ठीक है, जिससे उनकी वैल्यूएशंस वगैरह भी डिसाइड हो जाती है और फंडिंग भी मिल जाती है इस तरह से। तो लास्ट इनकी जो प्राइवेट फंडिंग जो थी, मतलब जो प्राइवेट फंडिंग राउंड था उसके अंदर इसकी जो वैल्यूएशन $7 बिलियन के आसपास थी। कितनी? $7 बिलियन। जैसे ये यूनिकॉर्न कंपनी बनी $1 बिलियन के आसपास इसकी वैल्यूएशन हुई। उसके बाद आईपीओ लाने का डिसाइड किया। उसके बाद जो भी इन्होंने लास्ट फंडिंग जुटाई थी तो $7 बिलियन, मतलब एक यूनिकॉर्न $1 बिलियन की उससे 7 गुना इसकी वैल्यूएशन हो गई, ठीक है। अब आगे आप बात सुनते जाइए। और आईपीओ भी इसी वैल्यूएशन पर लेकर आना चाहती थी, ठीक है। लेकिन अब जो ये प्री आईपीओ फंडिंग, मतलब जो जो पैसे जुटा रही है पहले आईपीओ से पहले, तो उसके अंदर क्या हुआ, ये जो आईपीओ लेकर आ रही थी उसके अंदर जो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपको पता होगा इंस्टीट्यूशन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स वगैरह या एफआईआईज हो गए। तो जनरली इसके अंदर देखा गया कि भाई जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने थोड़ा ऐतराज जताई, जो वैल्यूएशंस हैं ये थोड़ी महंगी है। वो इतनी वैल्यूएशंस इस कंपनी को देना नहीं चाहते थे। तो इस कारण ऐतराज होने के कारण क्या है कि अभी जो फिलहाल के लिए जेप्टो ने आईपीओ डाल दिया है। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने लगभग उनके बीच में चर्चा हो रही है कि इसकी जो वैल्यूएशंस है मैक्सिमम 3.5 से लेकर $4.5 बिलियन के बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और इन्होंने अभी लास्ट इनका फंडिंग राउंड था $7 बिलियन। ये हो सकता था कंपनी और चाह रही होगी और ज्यादा हम वैल्यूएशंस बढ़ा के फंडिंग लें। बट जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने सही तरह से इसको एनालिसिस करके कहा कि 3.5 से $4.5 बिलियन के बीच में इसकी वैल्यूएशंस होनी चाहिए। मतलब जो इन्होंने वैल्यूएशंस आईपीओ के लिए आकी उससे आधी वैल्यूएशंस, एकदम से आधी वैल्यूएशंस कैसे हो जाती है। अब देखिए इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बता दूं। जैसे म्यूचुअल फंड ने तो विरोध जताया कि भाई ये वाली वैल्यूएशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी यही कहा क्योंकि जो एंकर्स वगैरह होते हैं तो उनको भी पहले प्रपोजल वगैरह जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कम वैल्यूएशंस पर आपके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सारा क्या है कि उनका फंडा बिगड़ जाता है। अगर कोई भी एंकर वगैरह है या बड़े इंस्टीट्यूशन है वो मना कर देते तो फिर उनकी प्लानिंग तो बिगड़ जाएगी, ये चीज है। दूसरा बड़ा एक कारण है कि भाई ये वैल्यूएशंस क्यों घटा रहे। देखिए एक प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर चिंता हो रही है। जेप्टो ने ग्रोथ अच्छी दिखाई है, ठीक है। अभी जो स्विगी, जोमैटो, जो भी ब्लिंकिट वगैरह, इनकी कंपैरिजन में देखिए तो जेप्टो काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई कम समय के अंदर। बट कंपनी अभी भी घाटे के अंदर है, ये बड़ी चिंता है। तो देखिए पब्लिक मार्केट है, इसके अंदर सिर्फ ग्रोथ ही नहीं देखते, प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं आपको कहता भी हूं ना, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, मार्जिन अच्छे होने चाहिए। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। काफी लोग इस चीज पर ध्यान देते होंगे जब मैं वीडियो रिव्यू करता हूं, आईपीओ रिव्यू। तो ये चीजें जरूरी है। और बाकी
तीसरी एक चीज और ये है कि भाई जो क्विक कॉमर्स ये सारा सेटअप है, जैसे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, सबके है, तो उनके बीच में देखिए अभी भी देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा है, मतलब कंपटीशन तो लगातार है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो इन्वेस्टर्स को डर है ये जो कैश बर्न कर रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि भाई ये जो डेट इसके ऊपर है या लॉस के अंदर है और ज्यादा डेट बर्डन ना हो जाए। तो अभी वैल्यूएशंस जो दे रहे हैं बाद में एकदम से वैल्यूएशन डाउन ना हो जाए, तो इसको लेकर अभी चर्चाएं चल रही है। और चौथी चीज एक आपको बताता हूं, अभी मार्केट सेंटीमेंट भी चेंज हो गया। जो रिटेल इन्वेस्टर भी, बड़े इंस्टीट्यूशन तो छोड़िए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या एचएनआईज है, वो भी अभी वैल्यूएशंस को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं। अब देखिए क्यूआईबी की तरफ से कहीं सब्सक्रिप्शन तो मिल रहा है पर रिटेल और एचएनआई नहीं लगा रहे हैं, वो कई जगह ऐसा हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि जो ये नए नए स्टार्टअप्स हैं, मैं आपको बहुत बार चर्चा कर रहा हूं, नए स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस मांगते हैं। इतनी ज्यादा वैल्यूएशंस अचानक से कैसे हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, तब इसको लेकर क्या है कि अभी इंस्टीट्यूशन से लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई, सब थोड़ा सख्त हो गए हैं। जैसे ये गिरावट वाला सीजन अभी हमने देखा है, जैसे कोविड के बाद एकदम से तेजी आई थी, 2023 एंडिंग या 2024 तक तेजी थी, फिर 2024 के बाद से लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या कि सारे इन्वेस्टर्स थोड़े सख्त हो गए हैं वैल्यूएशंस को लेकर। स्पेशली अगर वैल्यूएशंस महंगी होती है तो हर कोई इसको नकार देता है, ये चीज है। अब देखो ओवरऑल कंक्लूजन या मेरी राय क्या है, देखिए अब इसीलिए इन्होंने आईपीओ टाला। अब देखिए आप एक बात सोचिए कि जनरली जितने भी स्टार्टअप्स है या आने वाली अभी जितनी भी कंपनियां आप देखिए बहुत महंगी वैल्यूएशंस लेकर आते हैं, जो इतनी डिजर्व भी नहीं करते हैं। अभी देखिए इतनी जल्दी से एकदम से $1 बिलियन की वैल्यूएशंस पहुंचना, मतलब यूनिकॉर्न कंपनी बन जाना, वो चलो ठीक है, उन्होंने शुरुआत में जो किया, फिर बाद में एकदम से $7 बिलियन, 7 गुना ग्रोथ, बट कंपनी प्रॉफिट के अंदर भी नहीं है। तो ये अचानक से कैसे हो जाता है? ये क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं उनके अंदर, वो क्या है कि खुद ही वैल्यूएशंस डिसाइड करते हैं। उनको पता है कि बाद में आईपीओ लेके आएंगे, माल किसको चिपक रहा है? रिटेलर्स को। जो भी माल जाएगा वो अपन जैसे लोगों, पब्लिक को ही जाएगा ना, तो वो तो अपना पैसा निकाल लेंगे बाद में, जो भी वैल्यूएशंस वगैरह देके। तो ये चीजें पीछे पूरा क्या है कि खेल चलता है, ये सारी चीजें होती है। आप अगर देखिए स्विगी, जोमेटो या जैप्टो, इनके पास क्या है कि फिजिकली बड़ी चीजें भी नहीं, जैसे अभी लेंसकार्ट आई थी, तो उनके पास ऐसा क्या एसेट्स वगैरह है तो एकदम इतनी वैल्यूएशंस ज्यादा मांगते हैं। तो ये थोड़ा सोच के देखना, ये क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वही वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ये सारी चीजें। अब बाकी जो इन्वेस्टर हो गए वो थोड़े अवेयर हो गए हैं, वो अब एकदम से पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये अब इनके लिए चिंता हो गई है। इसीलिए अभी ये जेप्टो ने भी थोड़े दिन के लिए आईपीओ टाल दिया। अब देखते हैं आगे क्या वैल्यूएशंस लेकर आते हैं, कैसे सेटलमेंट होता है, देखने लायक होगा। ये चीज अब क्लियर होगी। अभी के लिए जेप्टो आईपीओ थोड़े दिन के लिए कैंसिल हो गया है, बाद में जब भी लेके आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर दोस्तों बात करें एनएससी आईपीओ की, तो एनएससी आईपीओ को लेकर अब ये बात सामने आई है कि भाई जो इनके सारे पेंडिंग केसेस है लगभग सेटल हो गए हैं। अभी इन्होंने क्या कि सेबी को 1491 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है, वहां देकर सारा जो केसेस वगैरह वो सारे सेटलमेंट हो गया इनका। अब ये जो कि पेंडिंग केसेस वगैरह नहीं है, और ये चीजें 2015 से अटकी हुई थी एनएससी के अंदर। ठीक है, हालांकि सेटलमेंट हो चुका था, अभी पैसों का भुगतान अभी हुआ है इनका। ठीक है, अभी क्या है कि अभी सेबी क्या करेगी कि सेटलमेंट ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी केस है उसको विड्रॉल करेगी। तो इस तरह से क्या कि एनएससी का पूरा रास्ता साफ हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब एनएससी का विचार है ये भी बड़ा आईपीओ लेकर आने वाले, जैसे अभी जियो तक आईपीओ नहीं आएगा ना, तब तक ये इंडिया का लगभग बड़ा आईपीओ हो सकता है, बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। ठीक है, तो लगभग इसकी जो वैल्यूएशंस मान के चले, मतलब आईपीओ का साइज मान के चले, तो 20 से लेकर 26,000 करोड़ 27,000 करोड़ रुपए के बीच में इसका इश्यू साइज हो सकता है। तो ये बिगेस्ट आईपीओ होगा। ठीक है, और इसके आईपीओ की लाने की जो संभावना है श्राद्ध से पहले पहले हो सकता है कि श्राद्ध से, ऐसा मार्केट के अंदर अभी न्यूज सुनने को मिल रही है। तो ये जो श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे करीबन 26 सितंबर के आसपास श्राद्ध पक्ष जो है स्टार्ट होने वाला है, तो हो सकता है उससे पहले पहले ये आईपीओ लेकर आए, ऐसी अभी मार्केट के अंदर बातें चल रही। मतलब आज अभी 1 अगस्त चल रही है, तो ये मान के चलिए 1.5 महीने के अंदर ये आईपीओ हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है। और आईपीओ की वैल्यूएशंस वगैरह ये देखिए, ये बड़े आईपीओज हैं, लार्ज कैप कंपनियां हैं, तो आप सोच रहे एकदम से ग्रोथ वो पॉसिबल इनके अंदर नहीं हो सकती है, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। और बाकी अब आईपीओ आएगा उसके अंदर एनालिसिस करके पता चलेगा मार्केट में डिमांड वगैरह क्या है, कैसी है, वो सारी चीजें धीरे धीरे पता चलती रहेगी। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, आप हमसे जुड़े रहिए। फिर दोस्तों जियो टेलीकॉम आईपीओ को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि इसकी डीआरएचपी जो फाइल हो गई थी, अभी आईपीओ कब आ रहा है, डीआरएचपी का अप्रूवल मिला है नहीं मिला, वो सारी चीज जान लेते हैं। तो देखिए इन्होंने 19 जून 2026 को अपनी डीआरएचपी फाइल की थी। ठीक है, आज चली 1 अगस्त,
तो करीब करीब कितने 43 डेज 43 दिन हो गए, मतलब 1.5 महीना हो गया है, अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। तो देखिए सेबी वगैरह का रूल रहता है कि भाई मिनिमम तो 30 दिन होते हैं कि भाई इतने दिनों में इनको अप्रूवल मिल जाता है। अगर कोई भी क्वेरी नहीं होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब बाकी नहीं रहता, मतलब डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, कोई भी चीज़ें पेंडिंग नहीं है, तो वो 30 दिन के अंदर लगभग अप्रूवल इनको मिल जाता है। हो सकता है थोड़ा बड़ा साइज का आईपीओ है, थोड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह ज़्यादा है, कुछ भी हो तो थोड़ा टाइम लग रहा हो। अभी तो 43 डेज हो गए हैं, तो अभी तक कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन आया नहीं है मुझे लगता है सेबी को लेकर, सेबी ने इसको लेकर, या कभी कभार डीआरएचपी वापस फाइल करने को कहता है, ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। इस हिसाब से लग रहा है कि अब 43 डेज हो गए हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया था 30 दिन का वो भी पूरा हो गया है, तो अब हो सकता है जल्दी इसको अप्रूवल भी देखने को मिले डीआरएचपी को, पॉसिबल है। तो नॉर्मली जो टाइम लगता है 2 से 4 महीने और मैक्सिमम 6 महीने तक, ठीक है। तो 6 महीने तक मतलब लास्ट दिसंबर तक तो इसको अप्रूवल मिल ही जाएगा, बट उम्मीद है कि इसी महीने के आसपास हमें अप्रूवल होते हुए देखने को मिल सकता है जियो टेलीकॉम के आईपीओ को, जो डीआरएचपी है। उसके बाद आरएचपी भी फाइल हो जाएगी, और इसके अंदर पॉसिबल है शेयर होल्डर कोटा भी है, तो जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक भी शेयर होगा वो इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होगा। बट एक चीज है, शेयर होल्डर कोटा के अंदर क्या फायदा उठाए या नहीं उठाए, देखिए ऑलरेडी ये मतलब मेगा कैप कंपनी होगी, आपको पता होगा कि भाई 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास की इसकी वैल्यूएशंस हो सकती है मिनिमम, ठीक है। तो जो ग्रोथ है वो तो स्लो ही देखने को मिलेगी, जैसे अभी एसबीआई का आया, उसका भी 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप था, इसका तो 10 लाख करोड़ का होगा। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप सोच रहे कि जल्दी से बम्पर लिस्टिंग मिल जाए, वो थोड़ा पॉसिबल कम होगा, नॉर्मल लिस्टिंग देखने को हमें मिल सकते हैं, ये चीजें होगी। दूसरी एक चीज है कि बड़ा साइज है, मतलब 37,000 करोड़ रुपए के आसपास का, ऐसे भी मार्केट में बात चलेगी 37,000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज होगा, तो बड़ा साइज है तो भाई अलॉटमेंट मिलना इतना मुश्किल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी चीज है। अब मान लो किसी और को शेयर होल्डर कोटा के लिए लेना है, कि भी कोई चाहता है कि, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लेके रख सकते हैं। अभी तक ये टाइम है कि भी डीआरएचपी को अप्रूवल मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि फिर आरएचपी फाइल होगी ना, वो लास्ट डेट होगी। तो तब तक आप डीआरएचपी जब तक अप्रूवल नहीं मिलता तब तक के आपके पास टाइम हो सकता है कि भाई यहाँ तक आप भले होल्ड करें, और किसी को अभी लेना तो वो भी ले सकते हैं, ये चीज है। क्योंकि जैसे अप्रूवल आता है डीआरएचपी को, उसके बाद आरएचपी ये कभी भी फाइल कर सकते हैं, उनकी मर्जी के अनुसार वो कभी भी कर सकते हैं। और वैसे ये साइज देखिए बड़ा है, तो मुझे लगता है अलॉटमेंट में ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, काफी लोगों को इसका अलॉटमेंट आराम से मिल जाएगा। बट अभी एसबीआई में ऐसा हुआ कि अलॉटमेंट मिला नहीं, अलॉटमेंट नहीं मिला उसको लेकर तो निराशा हुई, बट जब लिस्टिंग हुई तो लोगों को खुशी हो गई, क्योंकि खास लिस्टिंग नहीं दिया, तो लोगों को लगा नहीं लगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हो गई। तो ये थे तीनों आईपीओ को लेकर अपडेट, ठीक है। जेप्टो आईपीओ फिलहाल के लिए भी टाल दिया गया है, एनएसए आईपीओ को लेकर चर्चा है कि सितंबर महीने के अंदर आ सकता है, और जियो टेलीकॉम का डीआरएचपी का अप्रूवल अभी हमें देखने को मिल सकता है, या कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो फाइल वापस करनी पड़ेगी डीआरएचपी वगैरह, वो भी जो भी अपडेट अभी 2-4 दिन में 5 दिन में हो सकता है देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।